हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्या किया था 12th का डिफरेंशिएशन देखा था चैप्टर में कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, है ना। डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं, उसका डबल डेरिवेटिव कैसे करते हैं, हाफ ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करते हैं, टू बार डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के हैं। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू मतलब ये कि उसके आगे का चैप्टर है 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलन का अभिप्राय। तो इसमें भी क्या करना है हमें, कई टाइप से एक्सरसाइज है, उसमें हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है, पर कुछ चीजों को कुछ डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें करना होगा उनके डेरिवेटिव का एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन से उसके डेरिवेटिव हमें निकालना है। ठीक है, तो देखेंगे हम किस तरीके से। तो सबसे पहले जो हमारा इसमें पढ़ना है हमें वो चीज हमें ये देख लिया, ये चीज याद रख लीजिए, मतलब दिमाग में बिठा लीजिए। यदि आप किसी भी जैसे बात करते हैं वेलोसिटी, है ना, हम बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक है, यदि हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी या वेग, है ना, वेग का यदि हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं अवकलन, तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि इसको v नाम दे सकते हैं तो इसे s नाम दे सकते हैं। डिफरेंशिएशन के लिए dv/dt नाम दे सकते हैं, इसको d2/dt² नाम दे सकते हैं, है ना, त्वरण। ठीक है, और इससे पहले यहाँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को s नाम दे दो तो ds/dt। विस्थापन, विस्थापन समझ रहे आप, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट का यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ये चीज थोड़ी सी दिमाग में बिठा के रखिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से आने वाले हैं कि मान लीजिए कोई एयर बलून है ना, वो रेट से कम हो रही है, हट रही है, तो उसके एरिया में क्या इंक्रीज होगा, उसके एरिया में वॉल्यूम में क्या इंक्रीज होगी, या फिर उसके रेडियस क्या इंक्रीज होगी। इस टाइप से हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो पूरी 6.1 हमारी जो एक्सरसाइज है वो कुछ इसी तरीके से है। एक्सरसाइज 6.1 हमारी पूरी यही है, देखेंगे इसको, इससे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखिए, है ना, उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से आपको क्या कहते हैं फॉर्मूले सारे जो आपने 9th 10th 8th 9th आप पढ़ा होंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस, एरिया ऑफ, है ना, सर्कल का हो गया, रेडियस का हो गया, क्यूब का हो गया, रेक्टेंगल का हो गया, रोम्बस का हो गया, इक्विलेटरल एंगल का हो गया, ये सब आपको याद अच्छे से होने चाहिए। ठीक है, तो वो आपने अपने हिसाब से आपके बुक में भी सारी चीजें उसे आप लर्न कर सकते हैं, उसे मैं अलग से नहीं लिख पा रहा। ठीक है, तो जहां तक कि यहाँ पर एक चीज है कि रेट ऑफ चेंज क्या आने वाला है, रेट ऑफ चेंज। तो ये रेट ऑफ चेंज क्या है ना, रेट ऑफ चेंज मतलब ये कि हम किसी को भी जो भी हमें क्वेश्चन दिया हो उसे हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के, यानी कि क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है यानी कि क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है यानी कि क्या हो रहा है, उसमें डिफरेंशिएशन हो रहा है। कहीं पे भी रेट ऑफ चेंज आ गया तो देखिए ये चीज मैंने लिखी थी, आप देख सकते हैं मैंने t के रिस्पेक्ट में लिखा है, t के रिस्पेक्ट में लिखा है, t के रिस्पेक्ट में लिखा है, यानी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट था उसमें चेंज हुआ तो वेलोसिटी आई, वेलोसिटी में चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन आया। तो इसी चेंज की बात कर रहे हैं टाइम, है ना। तो कहीं कहीं हो सकता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोले, है ना, और इजी है क्वेश्चन, उसमें ये लिखेंगे पर सेकंड, जहां पे भी सेकंड या टाइम की बात आ गई तो वहां समझ जाइए कि आपको रेट ऑफ चेंज यानी कि क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। और कहीं लिखा है, डायरेक्ट लिखा है कि आप रेडियस के अकॉर्डिंग कीजिए तो रेडियस के अकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है, तो और किसी अदर चीज के अकॉर्डिंग लिखा है तो अदर चीज के अकॉर्डिंग करेंगे। तो मेन चीज यहां पर क्या आ जाती है, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज का मीनिंग समझना जरूरी है, परिवर्तन, परिवर्तन यानी कि क्या, डिफरेंशिएट करना। ठीक है, चल अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस क्या होंगे, कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपको 6.1 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ, लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज, है ना, लिखा हुआ देखिए इसमें एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एकदम सर्कल के एरिया में क्या चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, लिखा है रेडियस के रिस्पेक्ट में कर रहा है, आर के लिखा हुआ है। वेन पहला क्वेश्चन इसमें दिया r = 3 सेंटीमीटर और दूसरा r = 4 सेंटीमीटर, r = 3 सेंटीमीटर और r = 4 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें काय में चेंज करना है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना है, एरिया ऑफ सर्कल, है ना, और वो रेडियस के रिस्पेक्ट में। यानी कि कहने से ये है कि जब रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाएगी तो एरिया ऑफ सर्कल में क्या चेंज आएगा। ठीक है, रेडियस जब 4 सेंटीमीटर हो जाएगी तो एरिया ऑफ सर्कल में क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करेंगे, पहले के लिए करते हैं r = 3 के लिए करते हैं 3 सेंटीमीटर के लिए। तो सबसे पहली बात एरिया ऑफ सर्कल, है ना, एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई,
पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसे ए नाम दे दीजिए तो पाई आर स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, किसके रिस्पेक्ट में बोला इस बार, रेडियस के, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी आर पाई, यहाँ तो रेडियस है तो इसका भी हो जाएगा 2r, ठीक है, अलग से करने की जरूरत नहीं किसी रेडियस की, तो डी अपॉन डी आर क्या हो जाएगा ये 2 पाई आर। अब डी अपॉन डी आर, यहाँ दिया आर की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ रख दो 2 पाई इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 6 पाई। और ये क्या है एरिया, तो एरिया तो लीजिए ध्यान से भाई, एरिया का जाएगा सेंटीमीटर, आंसर 6 पाई। पाई में छोड़ देना है आपको, पाई के वैल्यू लिख के नहीं देनी है। अब सेम ऐसे क्वेश्चन दूसरा नंबर है, याद कीजिएगा, ठीक है, ये आपका काम रहेगा। तो बड़ा आसान सा काम है, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, यानी एरिया ऑफ सर्कल जब रेडियस 3 मीटर पे होगी तो उसका एरिया में क्या चेंज होगा 6 पाई, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, एन एज ऑफ अ वेरिएबल q, क्या लिखा है q इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन लिखा है घन का आयतन 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। हाउ फास्ट घन का आयतन, ठीक है, याद रखना, सॉरी घन का कोण यानी कोना, घन का क्यूब का कोना। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, क्या बोल रहा है कि उसके आयतन में, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। क्या कहा क्वेश्चन ने कि एक क्यूब है यानी कि घन है, घन का कोण 10 सेंटीमीटर की पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है, और उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, इसमें वॉल्यूम है, उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा जब उसका कोना या कोण 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए मेन चीज क्या बोले इसमें, वॉल्यूम ऑफ कोण, तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये पता होना चाहिए भाई सबसे पहले। जो गिवन दिया है, जो दिया हुआ है वो लिख लेना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब, घर का आयतन, ठीक है, घर का आयतन, ठीक है। उसके बाद क्या किया इसमें कि कोना यानी कि ए है तो ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी देंगे 10 सेंटीमीटर, तो ए जब 10 सेंटीमीटर होगा तो इसके क्यूब में क्या चेंज आएगा, इसके वॉल्यूम के क्यूब के वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। और लिखा है कि एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी क्या कह रहा है कि यहां पर जो चेंज होगा, मतलब ये देके रखा है dy/dt, है ना, कि कैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं यहां लिखा नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कीजिए, लिखा है क्या, नहीं लिखा। तो यहां एक चीज तो लिखी है, पर क्या लिखी है आप समझ सकते हैं, क्या लिखी ध्यान से देखिए, उसमें लिखा था कि टाइम के रिस्पेक्ट में या पर सेकंड लिखा, पर सेकंड लिखा नहीं कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और उसमें लिखा भी है कि व्हाट इज द हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पे भी जहां पे भी टाइम की बात आ जाए तो या फिर कुछ नहीं है, जैसे इससे हम रेडियस कर रहे थे, अब यहाँ टाइम पर सेकंड आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए तो वहां टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो क्या होगा देखते हैं, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब यानी v इक्वल्स टू ए क्यूब, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट, तो क्या हो जाएगा dv अपॉन dt, ये क्या हो जाएगा, ना इससे करो 3a², ये तो t के रिस्पेक्ट में करना था ना, तो a का हुआ तो a का अलग से करना पड़ेगा, हमने प्रीवियस क्लास में पूरी डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ है अलग से, तो 3a² dy/dt। देखो तो ये dy/dt की वैल्यू देके रखी, समझ गए आप, ये देके रखी है पूरे क्वेश्चन में, ये चीज इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में समझाता हूं, तो यहां देके रखी, तो 3 a की जगह में दिया 10, इसकी जगह 3, ये 9 है ना, ये 9 और ये कितना हो गया 9 × 100 यानी कितना हो गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड क्यों, क्योंकि वॉल्यूम है तो यूनिट बड़े ध्यान से लिखना है भाई। यानी कि देखिए क्या होगा कि जब क्या बोलते हैं क्यूब का, है ना, क्यूब का एज ऑफ अ क्यूब 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा और कहां तक चला जाएगा 10 सेंटीमीटर तक, तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यदि हिंदी में बात करें तो घन का आयतन जो प्रति सेकंड बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है ना, वो जब 10 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगा तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन आएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये इसका आंसर, इसका आंसर।
ठीक, लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे करने इस एक्सरसाइज में, है ना, बस ये कि अलग अलग टाइप में पूछा, पहले मैंने आपको सर्कल बताया, अब इसको वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछ लिया, बस ये सब चीजें डिफरेंट डिफरेंट पूछा है, ठीक है। चल और आगे चलते आगे, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा। A stone is dropped into a quite एक शार्प जब एक पत्थर फेंका जाता है, move in a and moves in a circle at a speed of 5 cm per second, और वहां पर एक क्या बोलते हैं तरंगे बनती है, जब पत्थर में पानी फेंकते हैं तो दिखा होगा आपने गोल गोल तरंगे बनती है, वो 5 cm per second से बढ़ती चली जा रही है। आप समझ गए क्या दिया हुआ है, at the instant when the radius of the circular wave r देख रखा है 8 cm, how fast is the enclosed area में। तो देखिए जब आप पत्थर फेंकोगे तो वो किसके फॉर्म में बनता है, सर्कल के फॉर्म में। तो यहाँ पर उसने बनाया कि जब 8 सेंटीमीटर हो जाएगा तो एरिया में क्या चेंज आएगा, तो बात ये है एरिया ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ ये सब पहचाना भी पड़ेगा हमें कभी कभी क्वेश्चन में। तो एरिया ऑफ सर्कल तो वही हुआ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो a इक्वल्स टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन वही टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो 2 पाई r, हमने तो r का किया, r का टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं किया, तो dr बाय dt अलग से, तो dA बाय dt इक्वल्स टू क्या हो गया 2 पाई r, उससे कितना कहा रेडियस होगी 8 सेंटीमीटर, और उसमें जो चेंज होता जाएगा वो 5 सेंटीमीटर होता जाएगा। तो एरिया में देख लो ये कितना चेंज आएगा, एरिया में आएगा 8 5 40 कितना 8 5 40 40 टू 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि एरिया में यूनिट क्या आएगी स्क्वायर पर सेकंड, ठीक। अब इसमें लगभग सारे क्वेश्चन सेम है, वो मैं आपको लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके, है ना, क्वेश्चन नंबर 15 तक, 16 तक भी करेंगे तो चलेगा, ऑल सेम क्वेश्चंस, ठीक है। तो डू योर सेल्फ, आप सेल्फ कीजिए इसको सारा सबको, ठीक है। और एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जांपल सारे लगाएंगे, ठीक है, साथ में एग्जांपल्स भी सारे लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ आपका ये 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए अब 6.2 स्किप 6.3, ठीक है। देखिए 6.3 में क्या करने वाला है, 6.3 में हमें टेंजेंट की बात करनी है, है ना, स्पर्श ज्या, है ना, नॉर्मल की बात करनी है, नॉर्मल, अभिलंब, ठीक है। तो टेंजेंट यानी क्या है, देखिए सबसे पहले चीज यहाँ पर क्या आने वाली है, टेंजेंट की स्लोप आने वाली है, टेंजेंट की इक्वेशन आने वाली है, अभिलंब की आने वाली है। तो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटी सी चीज, आपको चीज पढ़ी होगी टेंजेंट तक, ये किसी भी लाइन पे कर्व पे, जैसे कि डायग्राम है, देखिए मैं आपको बना देता हूँ क्या है डायग्राम, और सर कैसा बनाते ये डायग्राम, ये मान लीजिए ये है और इसके ऊपर ये है, यहाँ से एक कर्व रेडी हो रहा है, ये ए पॉइंट है मान लीजिए, तो ये जो होगा, ये लाइन जो होगी वो टेंजेंट लाइन होगी, टेंजेंट लाइन एट ए, और ये वाली जो लाइन होगी ये नॉर्मल लाइन होगी, नॉर्मल लाइन एट ए, ठीक है। ये नॉर्मल लाइन होगी और ये टेंजेंट लाइन होगी, ठीक है। तो पिछले ध्यान से ये क्या है मेरे पास, देखिए कोई भी दो लाइन मतलब कर्व पे यदि कोई दो चीजें कट रही है तो उस पे इस तरीके की लाइन टेंजेंट कहलाएगी और इस तरीके की लाइन नॉर्मल कहलाएगी, ये इस पर जाएगी और ये इस पे अभिलंब कहलाएगी। अभिलंब मतलब एक तरीके से परपेंडिकुलर है, जबकि टेंजेंट उसको काटती हुई जाने वाली एक लाइन, ठीक है। क्लियर, आप देख सकते हैं जिस घुमा दो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, नॉर्मल जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो अब इसमें हमें क्या कुछ फॉर्मूले हैं तो मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, फॉर्मूले बहुत अच्छे से इसके याद रखिए, क्योंकि फॉर्मूले से हमें निकालनी है सारी चीजें। तो सबसे पहले क्या है यहाँ, इक्वेशन ऑफ स्लोप है ना, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द टेंजेंट की स्लोप है सबसे पहले, है ना। टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, dy by dx। यहाँ यदि लिखना है एट पॉइंट x1 y1 तो लिख दीजिए यहाँ x1 y, ठीक है, कॉमा। फिर इसकी स्लोप ऑफ द नॉर्मल की स्लोप क्या होती है ये देख लेना है, वही एट पॉइंट x1 y1, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, इसमें -1 अपॉन dy अपॉन dx यही होती है, बस इसमें क्या लग जाता है उल्टा होकर माइनस बन जाता है, ठीक। फिर इसमें इक्वेशन ऑफ होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन होती है, तो टेंजेंट की इक्वेशन y minus y1 dy by dx into x minus x1, ठीक। और वही एट पॉइंट x1 y1, ठीक है। और यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी होता है,
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस इसको पलटा के dx अपॉन dy इनटू x माइनस x1 और x माइनस x। ये हो तो इसमें हमको ये मैंने आपको बता दिया टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, इसके फॉर्मूले लिखवा दिए। अब हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए ठीक, अब क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, विशेष ध्यान से देख। क्या लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट की स्लोप निकाली है, स्पर्श की स्लोप निकाली है। जबकि कर्व क्या लिखा है, y 3x की पावर 4 माइनस 4 एट x इक्वल्स टू 4। 4 x बराबर 4 हो तो इसके कर्व की इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए आपको अभी मैंने लिखा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। अभी हमने देखा ना dy बाय dx, तो इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा इसका dy अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा 3, यहां आएगा 4 पावर आ गया, उसमें से एक पावर कम, कांस्टेंट कर दियो। तो dy by dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 3 12 x क्यूब, ठीक है। और लिखा है एट x इक्वल्स टू 4, तो देख लेंगे क्या हो जाएगी dy by dx है ना, x इक्वल्स टू 4, तो 12 into 4 का क्यूब है ना, 12 into 4 का क्यूब कितना हो गया अपने पास, कर लो इसको टोटल कितना आ जाएगा देख लो, 4 into 4 into 4 4 4 60 64 64 और 64 into ये कर लीजिए 12 कितना होगा देखिए 768, कितना हो जाएगा ये 768। ये आ गई स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि dy बाय dx निकाला था और वो भी 4 नंबर। मतलब इसे जब आप डिफरेंशिएशन करो कर को तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट वैसे ही मिल जाएगी। हाँ बस नॉर्मल करना है तो इसको पलटाना और माइनस लगा देना, इसको पलटाना और माइनस लगा देना, वो हो जाएगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा सेम क्वेश्चन जो मैं लिख देता हूं आपको, इसके टेंजेंट की तरह जो स्लोप निकालना है, सेम क्वेश्चन जो है आपके लिए है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ठीक है ठीक। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ भी ऐसे ही है लगभग, बस ये की स्लोप लगभग इक्वल जाता है, टेंजेंट की बात हो रही है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चंस है तो आप करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे स्लोप ऑफ द नॉर्मल, क्या करेंगे नॉर्मल की स्लोप देखेंगे। तो नॉर्मल देख लेते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसमें है क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ सिक्स दोनों ही है, मैं 6 करा दे रहा हूं। तो इसमें हमने क्या दिया है, कर दिया है x बराबर a sin थीटा और y बराबर दिया है p cos स्क्वायर थीटा और बोला है कि एट थीटा इक्वल्स टू 90। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल यानी कि अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, इसकी अभिलंब की, ठीक है। तो अभिलंब में मेरा था डिफरेंशिएशन तो करना है, उसको पलट देना, माइनस लगा देना। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करके निकाल लेते हैं। पहले dx अपॉन d थीटा कांस्टेंट 0 माइनस है sin थीटा का cos थीटा, तो dx बाय d थीटा हमारे पास क्या आ गया माइनस है cos थीटा। फिर यहां dy बाय d थीटा b, इसे t मानेंगे 2 cos थीटा का अलग से माइनस sin थीटा, तो dy बाय d थीटा क्या आ जाएगा माइनस 2b sin थीटा इनटू cos थीटा। हमें निकालना क्या है dy अपॉन dx, तो dy बाय d थीटा और इसको पलट के निकाल देंगे d थीटा बाय dx। याद होगा आपको हमने लास्ट टाइम किया माइनस 2b sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन a माइनस का cos थीटा, cos से cos कैंसिल, इससे ये हमारे पास क्या रहा है 2b अपॉन a इनटू sin थीटा। तो ये तो स्लोप होगा हमारे किसकी टेंजेंट की। तो नॉर्मल के लिए क्या करना पड़ता है हमें, अच्छा सॉरी पहले आप ये रख लो इसमें, सॉरी थीटा भी लिख लो, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 भी कर लो पहले इसमें 2b अपॉन a, थीटा के लिए पाई बाय 2, sin थीटा है तो पाई बाय 2 लिख दिया, sin 91, तो स्लोप क्या है 2b अपॉन a। पर हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, ठीक है, अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता का क्या काम है माइनस dx अपॉन dy, मतलब इसे हमें पलट देना है ना। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ये dy बाय dx है, ध्यान से देखिए ये dy बाय dx है, ठीक है। थीटा बराबर पाई बाय 2 पर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा बराबर पाई बाय 2, तो इसको पलट देना है, तो माइनस a अपॉन और माइनस लगा देना 2b,
-a/2। मतलब जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो आती ही आती है, बस उसे हम पलट देना और माइनस लगाना तो वो स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कर देता हूं। ठीक है, सेम क्वेश्चंस जो है मैं लिख देता हूं, आपको करना है सेल्फ। सेम क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ठीक है, और बाकी इक्वेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसकी तरह आप कर लीजिए। ठीक है, बाकी किसी और की तरह है ना। ठीक, तो इस तरीके से निकालते हैं आप स्लोप्स। क्या निकालते हैं? स्लोप्स। अब इक्वेशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? इक्वेशन निकालना सीखेंगे। तो देखिए इक्वेशन पॉइंट निकालना है ना, जो पॉइंट होता है वो पॉइंट निकालना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट का भी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। फाइंड द पॉइंट, हमें क्या निकालना है? फाइंड द पॉइंट। इस कर्व पे कौन से पॉइंट होंगे? कौन से कर्व दिया? y बराबर x³ - 11x + 5 है ना, और एक टेंजेंट लाइन है, एक टेंजेंट लाइन है y = x - 11। देखिए एक कर्व दिया है, ये कर्व, ठीक है, और एक टेंजेंट लाइन दी हुई है। तो जब भी याद रखिए आप ये चीजें निकालने पर हमसे पूछा है पॉइंट, तो इन दोनों के बीच में से पॉइंट से पॉइंट बन रहे होंगे, जिससे इसकी इक्वेशन बन जाएगी, या ये इस तीन दोनों को वो पॉइंट सेटिस्फाइड करेंगे। तो देखिए कैसे करना है क्वेश्चन। जब भी पॉइंट निकालने की बात है तो हमें लिखना है कि लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट आर, है ना, हमें लिखना है लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट आर x1, y1। मैंने क्या माना कि जो पॉइंट की जरूरत है वो कौन सा है? x1 और y1 है। देयरफॉर तब, है ना, उसके बाद यानी देयरफॉर क्या होगा? ये जो कर्व है y बराबर x³ - 11x + 5, और देखो ये पॉइंट इसके लिए है, ये पॉइंट इसके लिए जाएगा, तो क्या हो जाएगा? y1 मतलब x के लिए x1 लिखना है, y के लिए y1 लिखना है। x1³ - 11x1 + 5। क्लियर? अब और यहां से स्टार्ट, ये जो है एक आप इसको ऐसे लिख लो, पहले इस कर्व को लिख लो, y = x³, ये 1 11x1 + 5, और हम यहां से स्लोप निकालेंगे, क्योंकि देखिए जब तक हमारे पास स्लोप नहीं आएगी तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। तो यहां से हम स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? dy/dx डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अभी देखा था हमने, क्या हो जाएगा? 3x² - 11। ठीक है, ये हो गया। और जब इसे, ये देखिए ये वाले पॉइंट इस कर्व से जा रहे हैं, ये कर्व ही है ना, तो इस कर्व से जब x1 जा रहा है तो इसकी स्लोप से भी x1 हमें बन जाएगा, तो इसमें लिख दो एट पॉइंट x1 y1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3x1² - 11। ठीक है, तो एक ही स्लोप आ गई, मतलब हमें क्या करना है? कर्व से स्लोप निकालना है, और एक जो लाइन दी है उससे स्लोप निकालना है, और दोनों स्लोप को इक्वल कर देना है। कहीं पैरेलल लिखा है, पैरेलल कर देंगे, मतलब बराबर कर देंगे, तो कहीं कुछ नहीं लिखा तो भी आपको पैरेलल काम करना है, और परपेंडिकुलर है तो उसमें क्या काम करेंगे मैं बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसके आ गया 3x1। अब इससे x भी निकाल लो, है ना, तो नाउ, है ना, नाउ स्लोप ऑफ द लाइन, जो कि हमें टेंजेंट लाइन दी है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, है ना, इज, इसको इक्वल कर लो, इज y = x - 11। तो जब कंपेयर करोगे तो याद रखो y = mx + c, तो m बराबर क्या दिखाई दे रहा है? 1। m बराबर देख सकते हैं, कंपेयर करने में 1। ये भी एक स्लोप है, इसको भी हम m ही नाम देते हैं, ये m1 है मान लो, तो ये m2 है मान लो। ठीक है, अब क्या करना है? दोनों स्लोप को इक्वल करना है। पॉइंट निकालने के लिए x1 हमें चाहिए, ये वाले पॉइंट है ना, तो देखो x1 है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1 y1 equals to slope of the line, slope of the given line, या slope of the ऐसे लिख दो, slope of the y = x1 - 11। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये वाली इक्वेशन है, फिर क्या आ जाएगा? 3x1² - 11 = 1, तो 3x1² = 12, 3 4 12, x1² = 4, यानी x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? ±2। तो जब x1 की वैल्यू 2 आ गई है, तो x1 की वैल्यू -2 आ गई है, तो y की भी 2 आएगी, वो y कहां रखेंगे? इस हमारी फर्स्ट इक्वेशन में, ये y, ये सेकंड है एक्चुअली, फर्स्ट मान लो, इसे मान लो फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें रख देंगे, तो y1 बराबर 2 का क्यूब -11 × 2 + 5, तो y1 बराबर 8 - 22 + 5, यानी y1 = माइनस कितना? 13, है ना, 8 + 13 हो गया ना, 9, है ना,
ये कितना बचा मेरा -9 और यहाँ पे पुट कर दीजिए y1 इक्वल्स टू -2 का क्यूब -11 into -2 प्लस 5 -8 प्लस 22 प्लस 5 तो यहाँ y1 कितना आ गया 19 तो hence the required point r जो हमने माने थे hence the required points are कौन कौन से हैं 2 और -9 and 2 -2 और 90 2 -9 और -2 और 90 तो इस तरीके से निकालने हैं पॉइंट। अब इसमें कौन कौन से सेम क्वेश्चन है सारे लगभग सेम क्वेश्चन है इसमें है ना तो यहां लिख दे रहा हूं सेम क्वेश्चंस जो भी हमारे पास ठीक है सेम क्वेश्चन ये मान लीजिए कि 10वां है 11वां है 12वां है 13वां है 14 है ठीक है लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे ही है ना 15 भी वही है 15 भी वही है पैरेलल है तो एक ही बात है ठीक है 16 नहीं है 17 भी ऐसा ही है ठीक है 18 भी ऐसा ही है 19 भी ऐसा ही है 20 भी यही है ठीक है all are सेम क्वेश्चन 21 है 22 है 23 है 24 है और 25 है ठीक है सारे के सारे सेम क्वेश्चन है अब आपको करना है स्टैंड बस किसी ने पैरेलल लिखा है किसी ने परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर के क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन ये रहेगी लंबवत के लिए कंडीशन ये रहेगी ध्यान